हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम मैरिज की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम मैरिज की टाइमिंग निकालने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हम मैरिज के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है सेकंड हाउस। इसके बाद आता है सेवन्थ हाउस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है मैरिज के लिए। तो लास्ट में आ जाता है हमारे पास 11th हाउस। तो सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे जो फैमिली, जो हमारी मैरिज के बाद की फैमिली होती है, तो उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। एंड इसके बाद सेवन्थ हाउस हमारा मेन हाउस होता है मैरिज के लिए, कि मैरिज हमारी कैसी रहेगी ओवरऑल और कब हमारी मैरिज होगी, तो इसके लिए हम सेवन्थ हाउस को देखते हैं। 11th हाउस हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये होप्स एंड विशेस का घर होता है, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। तो अगर हमारी डिजायर है मैरिज करवाने के लिए तो वो फुलफिल होगी या नहीं, तो वो 11th हाउस से हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस घर का मालिक बहुत स्ट्रांग पड़ा हो, एग्जॉल्टेड हो, या इस घर में कोई प्लेनेट पड़ा हो वो एग्जॉल्टेड हो, तो उस इंसान की हम देखकर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम विशेस इसकी फुलफिल होंगी। तो इसीलिए 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली कि सेकंड हाउस या सेकंड हाउस में पड़े प्लैनेट्स कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज के लिए। तो ये जैसे हमने ये कालपुरुष कुंडली ली है, इसमें आ गया हमारे पास सेकंड हाउस टॉरस आ गई, एंड सेवंथ हाउस हमारे पास आ गया लिब्रा। तो इन दोनों साइंस के लॉर्ड हमारे पास होते हैं शुक्र महाराज, जो वीनस होते हैं। तो ऐसे ही 11th हाउस आ गया एक्वेरियस, तो इसके मालिक होते हैं शनि देव। तो जब भी इस चार्ट में वीनस या शनि महाराज की दशा या अंतर्दशा चलेगी, या इन तीनों घरों में बैठा कोई भी प्लेनेट उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, तो उसमें मैरिज के योग प्रबल होंगे उस इंसान के। तो इसलिए ये तीनों भाव इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पास। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज के लिए। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास जुपिटर, एंड सेकंड प्लैनेट हो गया वीनस। तो जब भी हम किसी लड़के का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें हमने वीनस की प्लेसमेंट देखनी होती है, क्योंकि वो उसके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो इसी तरह से लड़की की चार्ट में हमने जुपिटर को देखना होता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। क्योंकि अगर किसी लड़के के चार्ट में वीनस डेबिलिटेटेड हो जाए, नीच का हो जाए, तो उस इंसान का या तो उसको विवाहिक सुख कम मिलेगा या फिर उसकी मैरिज लेट होगी। इसी तरह से अगर लड़की की चार्ट में जुपिटर नीच का हो जाए या उसकी प्लेसमेंट कहीं 6 8 12 में चली जाए, तो इसलिए उसका विवाहिक जीवन इतना खुशहाल नहीं होता, या फिर उसकी मैरिज लेट होती है। तो इन द सेम वे सेवन्थ हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस घर का मालिक नीच का हो जाए या 6 8 12 में चला जाए, तो वो भी सेम रिप्रेजेंट करता है कि उस इंसान का वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं होगा। हमने काफी चार्ट को ऐसा भी देखा है कि अगर सेवन्थ हाउस में शनि देव आ जाएं तो वो मैरिज को बहुत डिले कर देते हैं, या फिर सेवन्थ हाउस में शनि देव की राशि पड़ी हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि उस इंसान की मैरिज लेट होती है। अगर यहाँ पर बुध आ जाए तो वो मल्टीपल मैरिजेस का जोग भी बना देता है। तो हमने ऐसा भी देखा है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके चार्ट्स में हमने ये मैक्सिमम देखा ही है कि अगर बुध पड़ा हो तो उनकी 2 3 मैरिजेस हुई हुई होती हैं। पहले उनका डिवोर्स हुआ होता है या और कोई अनसुखावी घटना होती है, तो उसके लिए उनको सेकंड मैरिज करवानी ही पड़ती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर अपना वैवाहिक जीवन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना चार्ट कंसल्ट कर लो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिट भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है मैरिज की टाइमिंग निकालने के लिए। क्योंकि जब भी इन 3 घरों के लॉर्ड्स जो होते हैं इन तीनों घरों में ट्रांजिट करते हैं और उनकी दशा या अंतदशा चलती है, तो मैरिजेस के जो बहुत प्रबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर्दशा या महादशा में ही, यहाँ तक कि हमने ऐसा भी देखा है कि परतंत्र दशा जो तीसरे नंबर पर आती है, सबसे पहले महादशा होती है, इसके बाद अंतर्दशा,
और जो परतंत्र दशा होती है उसमें भी जब इन तीन घरों के में पड़े प्लैनेट्स या इन तीनों घरों के लॉर्ड्स की परतंत्र दशा चलती है और वो इन तीनों घरों में ही ट्रांजिट कर रहे हैं होते हैं, तब मैरिज होती है। तो ये तो हमने बात कर ली। जैसे इस चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब भी हमने देख लिया कि 11th हाउस का लॉर्ड हमारे पास आ गया सैटर्न, एंड सेकंड एंड सेवंथ घर का मालिक आ गया वीनस। तो जब भी वीनस या सैटर्न सेकंड हाउस या सेवंथ हाउस और 11th हाउस में ट्रांजिट करता है और उसकी महादशा अंतदशा या परतंत्र दशा चलती है, तो उसमें मैरिज के योग बहुत पीक पर होते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। जो मैंने देखा है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर इस बात पर गौर नहीं करते, जो कि उनको करनी चाहिए अगर वो बहुत डीप में जाना चाहते हैं किसी इंसान के चार्ट में। तो उसके लिए हम नक्षत्राज को भी देखते हैं। अगर किसी इंसान के चार्ट में कोई प्लेनेट उसके सेवंथ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में पड़ा हो, जैसे इस चार्ट में आ गया सेवंथ हाउस, तो सेवंथ हाउस हमारा जो आ गया वीनस लॉर्ड, तो वीनस के अंतर्गत हमने पढ़े थे कि तीन नक्षत्र आते हैं। हमने पढ़ा था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स होते हैं और 2 नोड्स होते हैं, तो इन टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स आ गए। तो हर एक प्लैनेट 3 नक्षत्र को रूल करता है, तो 9 × 3 टोटल 27 नक्षत्र होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमने वीनस के बारे में अगर बात करें, तो इस चार्ट में कोई भी प्लेनेट अगर वीनस के नक्षत्र में पड़ा हो, जो कि भरनी नक्षत्र होता है, पूर्व फाल्गुनी, एंड हमारे पास पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ गया। तो ऐसे ही अगर इस चार्ट में पूर्वाषाढ़ा या पूर्व फाल्गुनी या भरनी नक्षत्र में कोई प्लेनेट पड़ा हो और उसकी दशा या अंतर्दशा चल पड़े, तो वो इंसान को मैरिज के योग बना देता है। तो उसकी दशा या अंतर्दशा में उस इंसान की मैरिज होती है, जो हमने अपनी रिसर्च में पाया है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक प्लेनेट, जैसे हमने पढ़ा है कि सबसे जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है, वो होता है हमारे पास उसको हम आत्मकार का बोलते हैं, जो हमारी सोल को, हम खुद हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, वो आत्मकार का प्लेनेट होता है। तो ऐसे ही जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम धाराकार का बोलते हैं। आत्मकार का प्लेनेट हम खुद को रिप्रेजेंट करता है, हमारी खुद की बॉडी को, और जो धाराकार का प्लेनेट होता है वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी प्लेसमेंट भी सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ साथ उसकी प्लेसमेंट भी देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, कि अगर उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी पड़ी हो तो उस इंसान का मैरिज लाइफ बहुत खुशहाल रहता है। तो इसी तरह से आगे हम बात कर लेते हैं। जो मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, उसे हम बोलते हैं नवामशा चार्ट, जो कि D9 चार्ट होता है। तो इसमें भी हमने दो घरों को, सबसे मेन जो दो घर होते हैं, पहला घर एंड सातवां घर, ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नवामशा चार्ट के देखने, अगर हम मैरिज की टाइमिंग को निकालना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पर हम बात करें, तो पहले घर का मालिक आ गया हमारे पास मार्स प्लेनेट, एंड सेवंथ घर का लॉर्ड आ गया हमारे पास वीनस। तो जब भी इस इंसान की महादशा या अंतदशा या प्रदंत दशा मार्स या वीनस की चलेगी, तो उसमें भी उसके मैरिज के जो बनते हैं। और इन दोनों घरों में कोई भी प्लेनेट पड़ा हो, उसकी महादशा अंतदशा और प्रतंत्र दशा में भी योग बनते हैं मैरिज के। तो इसलिए D9 चार्ट को देखना अवश्य है। तो अगर आप अपनी मैरिज के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को बोलो कि प्लीज मेरा D9 चार्ट का भी डीप एनालिसिस करो, क्योंकि इससे हमारा जी मैरिज की टाइमिंग एंड मैरिज लाइफ हमारी कैसी रहेगी, वो D9 चार्ट से ही हम, अगर अपना एग्जैक्ट किसी इंसान का पता करना चाहते हैं, तो D9 चार्ट को अवश्य देखना होता है। इसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने D9 चार्ट के बारे में बात की। तो ऐसे ही एक जो मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, कि अगर किसी इंसान की राहु की महादशा चल रही है और उसमें वीनस की अंतदशा आ जाए, या वीनस की महादशा में राहु की अंतदशा आ जाए, तो हमने अपनी रिसर्च में ये भी पाया है कि ये भी मैरिज के योग बना देता है, या एटलीस्ट रिलेशनशिप के योग तो बना ही देता है, राहु में शुक्र या शुक्र में राहु। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि ये इंटरकास्ट मैरिज के योग भी बनते हैं राहु में शुक्र में। तो ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से योग हम
हमें बताते हैं कि मैरिज कब होगी। मैरिज की टाइमिंग के लिए हम इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, तो आप मुझसे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नियर बाय कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो आप उससे जाकर भी प्लीज अपनी मैरिज की टाइमिंग या मैरिज करवाने से पहले अपना चार्ट एनालिसिस अवश्य करवा लें। क्योंकि बाद में हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मैंने डिवोर्स लेना है अपनी वाइफ से। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम मैरिज करवाने के बाद डिवोर्स ले लें, तो क्योंकि उससे एक नहीं दो दो लाइफ जिंदगियां खराब होती हैं, तो फैमिलीज में भी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इसलिए आप बाद में किसी झंझट में पड़ने से बेटर है कि आप पहले ही अपने चार्ट का एनालिसिस करवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिससे आपका आपका जीवन खुशहाल हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया कर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर कर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर।